हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 3, मीडिया एंड हिस्ट्री का यूनिट 3, जो कि हमने पेंडिंग छोड़ रखा था क्योंकि इसमें 3 यूनिट्स हैं और ये तीनों यूनिट जो है ना कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से। तो मैं इन तीनों यूनिट्स को 2 वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूँगी। 2 वीडियो मैक्स टू मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो पहला जो है चैप्टर पढ़ेंगे हम, 5th चैप्टर, औपनिवेशिक भारत में रेडियो प्रसारण। प्रसारण शब्द का अर्थ है जैसा कि आज आमतौर पर समझा जाता है, वायरलेस ट्रांसमीटर से श्रव्य पदार्थ का प्रसार। रेडियो का विकास तकनीकी प्रगति की एक लंबी श्रृंखला की पराकाष्ठा थी। मैंने 2 पॉइंट्स एक साथ पढ़ दिए, पर इसमें ये बताया गया है कि जो प्रसारण का शब्द है वो है, जो रेडियो में प्रसारण का शब्द है वो वायरलेस ट्रांसमीटर से होता है। आपको पता है रेडियो में जो वो होते हैं वो तरंगों से जो होता है, ट्रांसमीटर से श्रव्य पदार्थ, क्योंकि रेडियो में सिर्फ हम सुनते हैं, देख नहीं सकते, ना उसमें कोई पिक्चर शो होती है, हम सिर्फ सुनते हैं। उसमें श्रव्य पदार्थ का जो ट्रांसमीटरों से वो होता है ना, एक तरफ से दूसरी जगह जाना, उसमें उसको हम रेडियो बोलते हैं। वो रेडियो की टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। तो औपनिवेशिक भारत में रेडियो के प्रारंभिक वर्ष। औपनिवेशिक भारत में रेडियो आया था तब वो कैसा था, क्या क्या था उसमें, किस तरह से वो लोकप्रिय हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुई, वो सब। तो नवंबर 1923 में कलकत्ता में एक रेडियो क्लब की स्थापना की गई, जिसे भारत में शौकिया रेडियो प्रसारण की शुरुआत माना जाता है। सबसे पहले कलकत्ता में 1923 में रेडियो क्लब बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस प्राप्त इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (आईबीसी) ने कलकत्ता और मुंबई में इन रेडियो स्टेशनों की स्थापना का नेतृत्व किया। तो जो रेडियो स्टेशन बनाया गया था, रेडियो क्लब बनाया गया था, उसका जो पूरा का पूरा नेतृत्व था वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (आईबीसी) ने किया था, जो ब्रिटिश सरकार की रूलिंग में था उस टाइम। तो भारत प्रसारण के विकास के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। इसकी दूरियां और विस्तृत स्थान इसे एक आशाजनक क्षेत्र बनाते हैं। जो रेडियो को एक जो रेडियो होता है ना, उसको जो इतनी दूर दूर तक पहले रेडियो था स्टार्टिंग में, जहाँ पे हम दूर दराज वाले इलाकों में भी कांटेक्ट कर सकते थे, उन्हें भी सूचनाएं दे सकते थे। इसकी दूरियां ही इसको एक आशाजनक क्षेत्र बनाती हैं उन लोगों के लिए जो दूर दराज वाले क्षेत्रों में रहते हैं। उधर सूचनाओं की पहुंचाना इसका कार्य होता था रेडियो का। तो आईबीसी ने रेडियो प्रसारण व्यवसाय को साकार रूप दिया था, क्योंकि इसने इसको इस्टेब्लिश किया था, तो मेन रोल इसी का ही आता है। फिर ऑल इंडिया रेडियो आया, जो कि इसी का ही आगे जो है हमने चेंज कर दिया है, वो है। 1935 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ये जो सर्विस थी इसी का नाम बदलकर। और जो था संचार विभाग ने 1937 में एआई की जिम्मेदारी संभाली, और एआईआर स्वतंत्रता के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय का हिस्सा बन गया। 1937 में, याद रखना अभी हम आज़ाद नहीं हुए, एआईआर होगा इसमें ऑल इंडिया रेडियो। तो इसका जो वो था पूरा, वो किसको चला गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय का हिस्सा बन गया वो। तो विभाजन के समय केवल 5 रियासतों में स्टेशन थे। जो विभाजन के टाइम पे जब हमारा पार्टीशन हुआ था ना, तब केवल 5 रियासतों, मतलब 5 स्टेट्स, राज्यों में ही सिर्फ रेडियो था। अब के टाइम पे तो पूरे भारत में ही है, और ओवल इंडिया भी है में भी, तो पूरे भारत में ही है अब तो। जब बिल्कुल पाँच पाँच राज्यों में था, उसको बढ़ाने की भारत सरकार की हमेशा वो रहती थी कोशिश। 1947 के तत्काल बाद के वर्षों में सरकार ने प्रसारण के विस्तार के लिए एक योजना बनाई। जब आज़ाद हो गए उसके बाद इस रेडियो के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई गई। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में भारत के सभी राज्यों में एक रेडियो स्टेशन आरंभ करना। क्योंकि 5 में ही था बस, तो 5 में ही रहेगा तो कैसे चलेगा। तो पूरे भारत को एकीकृत करना ना, हर जगह नहीं हो जानी चाहिए। तो उनका जो मेन मोटिव था वो पूरे भारत में रेडियो स्टेशन लगाना था, इन्हें स्टार्टिंग वैन जब हम आज़ाद हुए थे तब। भारत में 1920 के दशक में प्रसारण की शुरुआत हुई। निजी उद्योग द्वारा कब्जा किए जाने से पहले इसे शौकीन लोगों के प्रयासों ने चलाया। जब इसको निजी उद्योग, मतलब कि जो जैसे विज्ञापन हो गए या फिर सिनेमा में गीत, लोकगीत हो गए, ये सब जो थे, इनके कब्जे से पहले इन्हें शौकीन लोगों ने चलाया। मतलब इस तरह से फ़िल्मी गाने, इन सब चीज़ों ने जो सुनना ऐसे पसंद करते थे उन्होंने चलाया। उसके बाद इसने सूचना देना, शिक्षा, स्वास्थ्य वाली जानकारी देना स्टार्ट किया था। पहले लोकप्रिय बना था ये इन्हीं गानों वगैरह की वजह से, और अब भी ये उसी पे ही आ चुका है। एफएम रेडियोज़ जो होते हैं, अब भी वो चेंज होकर वापस से अपने गाने पे ही आ चुके हैं। इसमें न्यूज़ तो बहुत कम ही मिलती है हमें,
ब्रिटिश भारत में रेडियो प्रसारण के विकास और विस्तार की नई योजनाओं में इन नए रेडियो स्टेशनों में से एक के लिए पहले स्थान के रूप में दिल्ली स्टेशन के साथ कई केंद्र स्थापित करना शामिल था। तो जो हम 1920 के दशक में, क्योंकि 1920 का जो दशक था उसमें पहला जो था दिल्ली में उसको स्टार्ट किया था सबसे पहले, फिर कोलकाता के बाद दिल्ली में, फिर धीरे धीरे करके भारत के पूरे स्टेट्स में इसको स्टैब्लिश करना रेडियो को, वो उनका लक्ष्य था भारत सरकार का। तो हम इसी में चैप्टर 6 को जो ना कवर कर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि तीनों चैप्टर बिल्कुल कोरिलेट हैं, इनके अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स थी, उतना हमें याद करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम चैप्टर नंबर 6, 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना और विस्तार, वो आज़ादी से पहले का था, ये आज़ादी के बाद है, और आकाशवाणी रेडियो को ही कहते हैं। तो बीवी केशकर 1950 के दशक में आकाशवाणी की संगीत नीतियों और विचारधाराओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे। तो शौकीन लोगों ने उसको पहले चलाया था ना, तो जो वो क्या सुनते थे, सिनेमा के गाने सुनते थे। तो इनको जो ये थे बीवी केशकर, इनको ये था कि नहीं, हमारे जो शास्त्रीय संगीत है ना वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो केशकर ने भारतीय लोक और शास्त्रीय संगीत शैली के प्राथमिक समर्थक के रूप में सेवा करने वाले राज्य द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन की संगीत के लिए एक धर्म योद्धा का व्यक्तित्व अपनाया। तो इसका पूरा ये था कि उन्होंने जो केशवाकर जी थे, उन्होंने ना भारतीय लोक शास्त्रीय संगीत के लिए एक प्रसारण चलाया ताकि उसको हम कहीं पीछे न छोड़ दें धर्म योद्धा करके। और वो इसके पूरे विचारधारा के समर्थक थे कि हमें अपना जो नीति संगीत है ना उसको लेके चलना है, वो हमारी संस्कृति है। इसको देखते हुए आकाशवाणी ने फिल्मी संगीत बजाना बंद करने का निर्णय लिया। तो जो फिल्मी संगीत अब नहीं चलेगा, वो पहले चलता था, अब नहीं चलेगा, अब चलेगा शास्त्रीय लोक संगीत, ठीक है ना, भारतीय शास्त्रीय लोक संगीत चलेगा। तो केशकर रेडियो और संगीत। तो बीवी केशकर ने सोचा, अंग्रेज़ों को कभी भी बहुत संगीत प्रेमी लोगों के रूप में नहीं जाना गया है, अंग्रेज़ों को तो नहीं जाना गया है संगीत प्रेमी लोगों के ऐसे, और हमें जाना जाता है, क्योंकि और उन्होंने अपने ये जो फिल्मी गाने ये हमारे ऊपर डाल दिए, और हमारे जो शास्त्रीय संगीत थे वो कहीं पीछे छूट गए, उनका ये मानना था। तो बीवी केसकर का मानना था कि भारत अगर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है, और विशेष रूप से यदि देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा दिया जाए, तो अपने संगीत की विरासत को संरक्षित कर सकते हैं। अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाए और हम अगर अपने रेडियो को बढ़ाना चाहें, मतलब बढ़ाएं पूरे भारत में, तो और हम इस पे थोड़ा ध्यान दें, तो हम अपने जो खोए हुए संगीत है उसको वापस से पा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। केवल रियासतों और ब्रिटिश शाही को एक संगीत परंपराओं के विनाश में योगदान देने वाले कारक नहीं थे, उन्होंने इसके लिए मुसलमानों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केवल रियासतों और ब्रिटिश जो शाही सरकार थी उसी को नहीं बोला कि इन्होंने ही संगीत को खराब कराया हमारे, वो बराबर बराबर मुसलमानों को भी मानते थे, उनको ज़्यादा मानते थे, क्योंकि मुसलमान जो थे, जो मुसलमान राजा थे, जो शासक थे उनको मानते थे, ठीक है ना। जो मुस्लिम शासक थे उनने हिंदू संस्कृति में उनकी धार्मिक व्यवस्था से अलग कर दिया था, क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती थी, वो हमारे वो जो वेद वो थे वो समझ नहीं पाते थे, तो उन्होंने एक तरह से डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और कर्नाटक शैली के विकल्प के रूप में हिंदुस्तानी नामक एक शैली विकसित करके भारतीय संगीत परंपरा की पूर्णता को तोड़ दिया। तो एक कर्नाटक शैली थी हमारी, उसको चेंज कर दिया, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते वो हिंदुस्तानी नामक एक शैली बन गई, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया और एक डिफरेंट कुछ बन गया। तो उन्होंने हमारी पूरी भारतीय परंपरा की पूर्णता को ही तोड़ दिया, संगीत की जो पूरी वो थी, जो विशेषता थी उसको बिल्कुल अलग करके रख दिया। जो क्योंकि संगीत भावनाओं और सामाजिक व्यवस्था को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए समाजीय सरकार को इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। उनका मत ये था, क्योंकि ये समाज को और व्यवस्था को एक विनियमित मतलब कि नियंत्रण करने, उसको स्टैब्लिश करने में एक सहायक भूमिका निभाता है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको अपनी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम अब हम रेडियो सिलोन और विविध भारती का निर्माण, और चैप्टर नंबर जो 7 है इसका, रेडियो प्रसारण 1970 के दशक में सरकार की नीतियाँ और बैंडविड्थ मामले, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।